अगर मैं इस बार के पेपर की बात करूं जो आज हुआ है, 5-6 ऐसे क्वेश्चंस थे जो सोसाइटी रिलेटेड हैं. दीज इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20. ये टॉपिक क्यों परहैप्स पूछा गया है? Not too long ago, very recently, the Honorable Prime Minister had raised this issue. He had talked about the problem of obesity, which is, assuming gigantic proportions in India. In that context, friends, the role of the fast food industry and health concerns becomes important. That is why keeping up with current affairs is very important for UPSC preparation. Hi friends, आज UPSC सिविल सर्विस एग्जाम का GS पेपर 1 हुआ है. टिपिकली स्टूडेंट्स जब इसको प्रिपेयर करते हैं, इसको ज्योग्राफी और हिस्ट्री का पेपर माना जाता है. इसके पोर्शंस में और साथ में थोड़ा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर करते हैं. बट एक जो वन ऑफ द मोस्ट निगलेक्टेड पोर्शंस है GS पेपर 1 का, वो है इंडियन सोसाइटी के बारे में. और आप देखेंगे इस बार का भी जो पेपर है, क्वाइट लाइक जो पिछले कुछ सालों का है, सोसाइटी और सोशल इश्यूज का पोर्शन काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है यूपीएससी एग्जाम में. इनफैक्ट अब ऐसा एक समय आ गया है कि किसी भी सीरियस कैंडिडेट को सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज को इग्नोर करना अच्छा नहीं रहेगा. उसकी वेटेज क्योंकि बढ़ती जा रही है. तो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं एनीवेयर फ्रॉम 50 to 70-80 मार्क्स तक इन GS पेपर 1 दे आर रिलेटेड टू सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज. अगर मैं इस बार के पेपर की बात करूं जो आज हुआ है, 5-6 ऐसे क्वेश्चंस थे जो सोसाइटी रिलेटेड हैं. दीज इंक्लूड क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18 एंड 20. टोटल मार्क्स की बात करूं तो इन 5 में से 2 10 मार्क्स के थे, 3 15 मार्क्स के, और टोटल 65 मार्क्स की वेटेज क्लियरली है. इस सोसाइटी पोर्शन को लेके, सोशल इश्यूज को लेके एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि सोसाइटी के क्वेश्चन स्टैंड अलोन भी आ सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन कनेक्शन विद द अदर पोर्शंस ऑफ द सिलेबस. फॉर एग्जांपल आज जो पेपर हुआ है उसमें देखेंगे एक सवाल आया है ज्योतिराव फूले पे. सो महात्मा ज्योतिराव फूले को हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, पर अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें तो आप उसमें देखेंगे उसको लिंक किया गया है सोशल रिफॉर्म से और सबऑल्टर्न क्लासेस से, जो सोसाइटी का एस्पेक्ट है. इसी तरह आप देखेंगे एक सवाल आया है स्मार्ट सिटीज के ऊपर, जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी का भी मान सकते हैं, पर फिर उसको लिंक किया गया है अर्बन पॉवर्टी से और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से, विच अगेन इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज. इसी तरह हम देखें एक क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन का और उसको लिंक किया गया है कंज्यूमर कल्चर से. ग्लोबलाइजेशन बेशक आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, बट उसका एक इम्पैक्ट जो होता है पूरी सोसाइटी पे होता है, और जो सवाल डायरेक्टली आया है वो कंज्यूमर कल्चर रिलेटेड है. इसी तरह एक और सवाल है फास्ट फूड इंडस्ट्री को लेके, और कि कैसे हेल्थ कंसर्न्स इन मॉडर्न सोसाइटी से वो लिंक्ड है, तब उसके बावजूद फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो हो रही है. तो हम क्या देख रहे हैं कि यूपीएससी में इंटरलिंकेज अक्रॉस डोमेन्स बढ़ता जा रहा है, एंड पर्टिकुलरली सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज का जो पोर्शन है वो इट इज कनेक्टेड टू द इकोनॉमी ऑल्सो, पॉलिटी ऑल्सो, ज्योग्राफी ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो, और वो इंटरकनेक्शंस हमें इस बार के पेपर जो आज हुआ है उसमें भी क्लियरली दिख रहे हैं. सो लेट अस डिस्कस दोज फ्रेंड्स. जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में करना है. इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में वी कैन ब्रीफली टॉक अबाउट द स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसमें हम बोलेंगे कि जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इट एम्स टू मेक urban areas more livable, environmentally sustainable, and importantly through the infusion of technology based solutions. So it seeks to implement ICT, information and communication technologies, digitization for strengthening urban infrastructure, for improved delivery of urban services, to ensure adequate housing and transportation. इस तरह का एक brief introduction हमें करीब 2.5-3 लाइन का देके, देन वी हैव टू लिंक इट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. सो सवाल है, हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. तो हमें 2 चीजों से लिंक करना है स्मार्ट सिटी मिशन को, अर्बन पॉवर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. तो पहले हमारी एक सब हेडिंग आ जाएगी स्मार्ट सिटीज एंड
अर्बन पॉवर्टी या केवल अर्बन पॉवर्टी, क्योंकि ओवरऑल क्वेश्चन वैसे ही स्मार्ट सिटीज के बारे में है, तो इसमें हम बोलेंगे कि कैसे। नाउ प्लीज अप्रिशिएट, स्मार्ट सिटीज मिशन जो है ना वो एक पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम नहीं है, पॉवर्टी एलिविएशन स्कीम नहीं है। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि वो गरीबी को टैकल कर रही है, बट इनडायरेक्टली और वेरी इंपॉर्टेंटली स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट जो है वो अर्बन पॉवर्टी को एड्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने का इसका वन ऑफ द एम्स है, उसमें मतलब क्या होगा, हाउसिंग प्रोवाइड होगी, सैनिटेशन प्रोवाइड होगी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी। ऑल ऑफ दिस विल डू व्हाट, दैट विल टेंड टू मेक द लाइव्स ऑफ द अर्बन पुअर more livable, their material conditions will improve, right? तो जो poor की living conditions है in urban areas, that will be directly very substantially impacted by a successful implementation of the smart cities mission. इसी तरह अगर slum development होगा, upgradation होगा, तो उससे poor की lives impact होंगी, उनकी housing conditions better होंगी, क्योंकि स्मार्ट सिटी मिशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना का एक एम रखता है। उसके लिए क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में जो बॉटलनेक्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे। अगर वो एड्रेस हो गए तो अर्बन एरियाज में बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उससे अर्बन पुअर के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल और एटलीस्ट रिडक्शन इन अर्बन पॉवर्टी, राइट। दूसरी फिर हमारी सब हेडिंग हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या स्मार्ट सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करके। इसमें अगेन हमें बात करनी है कि हाउ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विल स्टैंड टू बेनिफिट बाय अ प्रॉपर एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स है सोसाइटी के, हाउ देयर नीड्स आर बीइंग केटर्ड टू। फॉर एग्जांपल स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो यूनिवर्सल एक्सेस इन अर्बन एरियाज टू अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात करता है, तो हर व्यक्ति की जो हेल्थ केयर नीड्स हैं वो एड्रेस होंगी। इसी तरह एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, 24/7 वाटर सप्लाई की बात करता है, एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करता है, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करता है। इन सब से क्या होगा, जो वेरियस बेसिक नीड्स हैं ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन, दे विल बी मेट। इसी तरह देयर इज एन इंपॉर्टेंट फोकस ऑन sanitation in urban areas that will make lives more and living areas more livable, presentable. स्मार्ट सिटी मिशन है वो मोबिलिटी फॉर ऑल इंश्योर करता है कि देयर इज एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट यू नो, एंड नॉट जस्ट अबाउट बसेज एंड मास ट्रांसपोर्ट, इवन साइकिलिंग के लिए आपके पास वो हो, ट्रैक्स हों, पेडेस्ट्रियंस के लिए जगह हो अर्बन एरियाज में। ऑल इन ऑल तो पैदल कौन चलेगा, साइकिल से कौन जाएगा, गरीब व्यक्ति जाएगा। तो उसकी वजह से क्या है, समाज के जो या लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति जाएगा, समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनकी जो वेरियस नीड्स हैं दे विल बी एड्रेस्ड, ठीक है। इसी तरह स्मार्ट सिटीज मिशन डिजिटल इंक्लूजन की बात करता है, तो डिजिटल इंक्लूजन अगर सक्सेसफुली होता है उससे क्या होगा, जो समाज के अलग अलग सेक्शंस हैं उनकी जो एक तरह से दे विल बी एम्पावर्ड, दे विल हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, देयर विल बी ग्रेटर अवेयरनेस। इसी तरह स्मार्ट सिटीज जो है हम उसमें बात करेंगे कैसे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्कूल्स, राइट, इन सब की फैसिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। ग्रीन स्पेसेस पे एम्फसिस होगा, जो ग्रीन एरियाज होते हैं, पार्क होते हैं, ग्रीनरी होती है, वो सबको लुभाती है, वो सबकी एस्थेटिक नीड्स को मीट करती है। ऑल ऑफ दीज देयरफॉर हेल्प टू एड्रेस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इन अर्बन एरियाज, राइट। तो इस तरह से हमें आंसर को क्लियरली दो सब पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक अर्बन पॉवर्टी के बारे में, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और ये इस तरह का डिवीजन हम क्यों कर रहे हैं, सिंपली फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। फिर एक ब्रीफ पॉसिबली ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि इट इज बीन अराउंड 10 years since the smart cities mission was launched and it has successfully made many of these transformations that were sought to be made. It has positively contributed to effecting distributive justice and tackling urban poverty, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कैसे अर्बन पॉवर्टी नीति आयोग के हिसाब से, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से सिग्निफिकेंटली
डिक्लाइन हो गई है, एंड उसमें पार्टली अ रोल हैज बीन डेफिनेटली प्लेड बाय द स्मार्ट सिटीज मिशन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को एड्रेस कर सकते हैं। एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, which says, do you think globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer. Very interestingly worded this question is, I would say. 10 marks का है, 150 words में लिखना है। I repeat, do you think globalization results in only an aggressive consumer culture? Justify your answer. इस क्वेश्चन में अगर हम इसकी डिमांड ठीक से समझे, हमें एक लिंक ड्रॉ करना है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में और कंज्यूमर कल्चर में, और फिर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यार, ओनली। डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? उसकी वजह से वी हैव टू टैकल इट स्लाइटली, वी कैन नॉट जस्ट लीव बाय एक्सप्लेनिंग द लिंकेज बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड कंज्यूमरिज्म। तो उसका आगे हम डिस्कस करते हैं। इन द इंट्रोडक्शन फ्रेंड्स, हम बिगिन कर सकते हैं बाय explaining briefly what globalization is. So globalization is a worldwide social process characterized by increased economic integration accompanied with increased social interaction and cultural exchange between different parts of the globe. Now you link it to the consumption culture which is mentioned in the question. While globalization is often associated with increased consumerism, its impact is far more or far beyond just that. तो हमने अपना जो बेसिक प्रीमाइस है वो इंट्रोडक्शन में साफ रख दिया कि ग्लोबलाइजेशन इज लिंक्ड टू कंजम्पशन कल्चर, बट केवल वहां तक सीमित इसका इंपैक्ट नहीं है। देन वी डिस्कस हाउ ग्लोबलाइजेशन इज कनेक्टेड टू एन अग्रेसिव कंजम्पशन कल्चर। क्यों है ऐसा? इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि एक विद ग्लोबलाइजेशन वी सी व्हाट, अ लार्ज नंबर ऑफ बिग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस and prominent strong western brands, they come to the domestic market. तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स आए हैं, चाहे वो जब से इकोनॉमी ओपन अप हुई है, चाहे वो कपड़ों के हों, लीवाइज है और दसों इस तरह के ब्रांड्स हैं क्लोथिंग रिलेटेड, या फिर वो टेक्नोलॉजी के ब्रांड्स हैं या किसी चीज़ के ब्रांड्स हैं, राइट, या वॉशिंग मशीन्स के हैं, चाहे बाइक्स के हैं। तो ये जो फॉरेन एमएनसीज होती हैं और जो इनके बिग ब्रांड्स होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, राइट। सो एज देर आर मोर ब्रांड्स vying for the consumer's mind space. Link it next point to heavy advertising budgets. So these big multinational corporations, they have very large advertising budgets. They want to grab a share of the consumer's mind space, and in this, while writing this, you highlight the role of mass media. Media space का भी explosion हुआ है. For example, TV में पहले केवल before the economic reforms, before globalization, पहले केवल दूरदर्शन या आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो होता था. अब सैकड़ों, चाहे रेडियो हो, टीवी हो, वी हैव सैकड़ों प्राइवेट चैनल्स. तो वहां पे देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, एंड दीज MNCs, they have very very heavy advertising budgets. They are willing to एक एडवर्टाइजिंग ब्लिट्जक्रीग सी लॉन्च करते हैं ताकि कंज्यूमर को का माइंड स्पेस पूरा कैप्चर कर ले. तीसरी बात हम इसमें लिंक करेंगे फ्रेंड्स कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, वी रिलाई इंक्रीजिंगली ऑन द मार्केट मैकेनिज्म टू सैटिस्फाई वेरियस नीड्स. तो इन अदर वर्ड्स फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन में एक इट इज अकंपनीड विद प्राइवेटाइजेशन. इन अदर वर्ड्स, जो गवर्नमेंट है, विच पहले प्री ग्लोबलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स होती थी, वो अपने गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज को बेच देती है, ठीक है, और वो प्राइवेट ओनरशिप में चले जाते हैं क्योंकि मार्केट मैकेनिज्म है. फॉर एग्जांपल आप देखें आज के समय में कई इंडियन सिटीज में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल टेलीफोनी, ये सब हमारे यहाँ प्राइवेट प्लेयर्स ही देते हैं, राइट. तो उसकी वजह से भी देयर इज इंक्रीज्ड एम्फोसिस ऑन कंजम्पशन,
एक और चीज हम इसमें जोड़ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, क्रेडिट ऑफटेक बढ़ गया है, क्रेडिट कल्चर बढ़ गया है। क्रेडिट कल्चर मतलब कि अब हमारे पास जो जेब में पैसा नहीं है उसको भी हम स्पेंड करके कंजम्पशन करना चाहते हैं, और ये क्रेडिट बेस्ड कंजम्पशन कल्चर अगेन वेस्टर्न एमएनसीज अग्रेसिवली प्रमोट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आज के दिन जीन्स ईएमआई पे मिल जाएगी, है ना। ये नहीं है कि आपको कोई बड़ी चीज जैसे मकान खरीदना है तो ही ईएमआई लेनी पड़ेगी, आपको कोई 2-4 हजार की चीज जो है वो भी ईएमआई पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम बात करेंगे कैसे ग्लोबलाइजेशन अग्रेसिव कंजम्पशन कल्चर को, अग्रेसिव कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है। बट वी डोंट स्टॉप देयर, वेरी इंपॉर्टेंटली, क्योंकि वहां पे वर्ड था क्वेश्चन में ओनली। आई रिपीट द क्वेश्चन, डू यू थिंक ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट्स इन ओनली एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर? जस्टिफाई योर आंसर। तो ये ओनली शब्द से हम कभी भी सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज में अग्री करना बहुत कठिन हो जाता है, राइट, क्योंकि किसी भी चीज का केवल एक इंपैक्ट नहीं होता। तो उसके बाद एक हम सब हेडिंग चाहे तो दे सकते हैं बियॉन्ड कंज्यूमरिज्म, ठीक है, जिसमें हम बोलेंगे कि ग्लोबलाइजेशन व्हाइल इट डज प्रमोट एन अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, इट्स इंपैक्ट इज फार मोर देन दैट। क्या इंपैक्ट्स है? फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ग्लोबलाइजेशन की वजह से रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। इंडियन इकोनॉमी कंसिस्टेंटली 6% प्लस एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है सिंस द इकोनॉमी हैज बीन ओपनड अप। उसकी वजह से पॉवर्टी अलिविएशन हुआ है। आज के दिन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिया में नेग्लिजिबल या एटलीस्ट बिलो 5% अराउंड है, as per the latest official figures of World Bank and नीति आयोग, thanks to globalization। दूसरी बात, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब इट इज मेकिंग पीपल्स लाइव्स मोर होपफुल। पीपल कैन नाउ होप टू राइज अप इन देयर लाइव्स। अगर कोई गरीब या पिछड़े परिवार से आता है वो भी अस्पायर कर सकता है मिडिल क्लास जॉब के लिए। तो मिडिल क्लास जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत एक्सप्लोर करी हैं थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आप बात करें कि एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज बढ़ गया है अक्रॉस सोशल क्लासेस। फॉर एग्जांपल, आज सबके फोन में व्हाट्सएप है, आज सबके फोन में डिजिटल पेमेंट्स है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इंसान के फोन में। इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी एक एनेबलर है, टेक्नोलॉजी एक एम्पावरिंग फैक्टर है फॉर पीपल अक्रॉस क्लासेस, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, उसके अलावा हम बात कर सकते हैं कैसे देयर इज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इमेजेस, ठीक है। देयर इज इमेंस कल्चरल एक्सचेंज व्हिच हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम इसको लिंक करें कैसे ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो फॉस्टर्स अ थिंकिंग फॉर द एनवायरमेंट। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल्स को लेके भी आवाज उठ रही है। इकोलॉजिकल मूवमेंट्स ग्लोबल स्केल पे कंडक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगेंस्ट देयर आर प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूजेज ऑफ प्लास्टिक इंटरनेशनली, या फिर देयर आर मूवमेंट्स एंड एफर्ट्स बीइंग मेड इंटरनेशनली अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। यानी, और जब ये सब होता है दे डायरेक्टली क्वेश्चन कंज्यूमरिस्ट कल्चर, ठीक है। तो वो बात करते हैं एक स्लोअर लाइफ की, मॉडरेट या लेसर कंजम्पशन की, एंड लिविंग इन हार्मनी विद द इकोलॉजी और द प्लैनेट। तो केवल ये अग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर ही नहीं प्रमोट करता, ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, लेस कंजम्पशन ड्रिवन लाइफस्टाइल भी is an outcome or one of the impacts of globalization. So we have to highlight how globalization is a multi-dimensional and important social process. ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, इट सीम्स टू बी अ हिस्ट्री का क्वेश्चन, बट इट हैज एन इंपॉर्टेंट लिंकेज टू सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस थैंक्स टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। इट इज नॉट माई इंटरप्रिटेशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? महात्मा ज्योतिराव फूले's writings and efforts of social reforms touched issues of all subaltern classes. Discuss. I repeat, Mahatma Jyotirao Phule's writings and efforts of social reforms touched issues of all subaltern classes. Discuss. अब फ्रेंड्स, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं हमें पता है कि
we all come across the name of Jyotirao Phule. He is an important reformer, but typically, we read him in the context of the empowerment of the lower castes. तो उनको कास्ट इश्यूज से हमारे माइंड में जोड़ा जाता है. ये क्वेश्चन हमें फोर्स करता है टू थिंक बियॉन्ड ज्योतिराव फूलेज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एम्पावरमेंट ऑफ लोअर कास्ट ओनली, क्योंकि ये स्पेसिफिकली कह रहा है टच इश्यूज ऑफ ऑल सबऑल्टर्न क्लासेस. तो ये जो ऑल है ना, उसमें हमें जो वेरीड डायरेक्शंस थे जिसमें ज्योतिराव फूले के रिफॉर्म एफर्ट्स थे उनको हाईलाइट करना है, राइट? तो हमें दो चीजों को लिंक करना है, फूलेज राइटिंग्स एंड एफर्ट्स एंड हाउ दे टच द लाइव्स ऑफ ऑल सबऑल्टर्न क्लासेस. सबऑल्टर्न का सिंपलर मीनिंग होता है डिसएडवांटेज या मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो इसमें हम ज्योतिराव फूले के जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स एंड एफर्ट्स हैं उनका जिक्र करेंगे. वी विल टॉक अबाउट हिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क गुलामगिरी. वी विल टॉक अबाउट the organization that he established, which was Satyashodhak Samaj. We will talk about his efforts for women empowerment, for example establishing a girls school in Pune, which was the first of its kind. And we will talk about his writings like Shetkaryacha Asur or the Cultivator's Whipcord. ये जो इनके various efforts and writings हैं, they touch upon nearly all subaltern क्लासेस. सबऑल्टर्न क्लासेस हो गई, इसमें जो टच अपॉन होती हैं शूद्र, अति शूद्र, विमेन एंड गर्ल्स, एज वेल एज पेजेंट्स एंड द रूरल पुअर. तो समाज के जो सारे वंचित शोषित वर्ग हैं, उनके लिए ज्योतिराव फूले ने क्या कदम उठाए, क्या एनालिसिस या राइटिंग्स किया, ये हमें आंसर में डिटेल करना है. तो इंट्रोडक्शन में फ्रेंड्स, क्योंकि एक हिस्टोरिकल डायमेंशन, एक हिस्टोरिकल फिगर की बात कर रहे हैं, वी कैन गिव इट अ क्रोनोलॉजिकल काइंड ऑफ फ्रेमवर्क. वी कैन से महात्मा ज्योतिराव फूले वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर. उनका जो लाइफ टाइम था 1827 से 1890 था. अगर हमें एग्जैक्ट ईयर्स नहीं याद, वी कैन से ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर ऑफ द 19th century. He pioneered social reforms because he really was a pioneer. He was a trailblazer. He was amongst the first reformers to raise these variety of issues. He was a pioneer of social reforms who took various initiatives for the upliftment of various or several disadvantaged sections of the society. Introduction में हम लिखेंगे including women, the peasantry, शूद्रास एंड अति शूद्रास. तो इससे एक हमारा ओवरऑल ओवरआर्किंग इंट्रोडक्शन हो गया. हमने इंट्रोडक्शन में, आई रिपीट, ज्योतिराव फूले का टाइम पीरियड यानी 19th century मेंशन कर दिया. हमने मेंशन कर दिया ही वाज अ पायोनियर और अ ट्रेल ब्लेजर, और हमने मेंशन कर दिया वेरियस सबऑल्टर्न क्लासेस, पेजेंट्स, पुअर फार्मर्स एंड विमेन, गर्ल्स, लोअर कास्ट एंड दलित्स. फिर हम सब हेडिंग्स दे सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस को लेके. फॉर एग्जाम्पल, वन सब हेडिंग कैन बी दलित्स एंड शूद्रास. उसमें हम बात करेंगे इनके वर्क गुलामगिरी की. फ्रेंड्स, केवल 250 वर्ड्स में 15 मार्क्स के लिए हमें अटेम्प्ट करना है. तो वी कैन नॉट राइट इन टू मच बल्क. हमें बहुत ही ब्रीफली मेंशन करना होगा. हमें बताना होगा गुलामगिरी में ज्योतिराव फूले कंपेयर्ड द कास्ट सिस्टम टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी इन द वेस्ट. उसमें जब हम समझाएंगे, हमें बताना होगा कि कैसे गुलामगिरी वाज वन ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट्स दैट वेरी सिस्टमैटिकली क्रिटिसाइज्ड द कास्ट सिस्टम फॉर इट्स ऑप्रेसिव नेचर. ही ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड द रिलीजन ऑफ हिंदुइज्म for legitimizing and supporting the caste system. ठीक है? तो फर्स्ट डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक क्रिटिक ऑफ कास्ट हमें फूले की राइटिंग्स में मिलता है इन हिज वर्क गुलामगिरी, which literally means slavery. फिर हम बात कर सकते हैं अगेन while talking about शूद्रास एंड अति शूद्रास, उनकी ऑर्गेनाइजेशन की विच वॉज दी सत्यशोधक समाज. और जो जो इंपॉर्टेंट एफर्ट्स हैं उनको अंडरलाइन करते जाए. सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी,
राइट. सत्यशोधक समाज लिटरली मीनिंग ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी. इसमें उन्होंने बेसिकली ही एस्टैब्लिश दिस ऑर्गेनाइजेशन टू एडवोकेट फॉर ट्रूथ, फॉर डिग्निटी एंड फॉर for the to advocate for the rights of the lower castes. फिर हम सब हेडिंग दे सकते हैं विमेन एंड गर्ल्स. इसमें हम बात कर सकते हैं उनकी लाइफ लॉन्ग कंपेनियन सावित्रीबाई फूले की. हाउ ज्योतिराव फूले स्टूड with her and fully supported her in her efforts to promote women's causes. Specifically, he along with her pioneered the education, modern education for the girl child by establishing the first girls school in Pune way back in 1848. Apart from this, Phule, Mahatma Jyotirao Phule along with Savitribai Phule also supported other women's issues, चाहे वो विडो रीमैरिज हो, चाहे वो कैंपेनिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हो, तो उन्होंने बहुत सारे विमेन्स इश्यूज को भी उठाया. फिर हम हेडिंग दे सकते हैं पेजेंट्स. पेजेंट्स के लिए जो फूले की राइटिंग्स हैं वो ट्रूली रिमार्केबल थी उस समय के लिए, एंड दे आर द मोस्ट निग्लेक्टेड कंट्रीब्यूशन ऑफ फूले. रामचंद्र गुहा ने अपनी एक किताब लिखी है द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें उन्होंने फूले को बात की है एज एन एग्रेरियन रेडिकल. फूले एज एन एग्रेरियन रेडिकल. तो उनका जो एक किताब थी शेतकऱ्याचा असूड और दी कल्टिवेटर्स विपकॉर्ड, उसमें फूले हैज डेवलप्ड दी अ वेरी डिटेल्ड criticism of the revenue policies of the colonial government. He has held the colonial government for responsible for the backwardness and unscientific practices in Indian agriculture. इतने सालों पहले, कई दशकों पहले फूले ने बात करी the need to modernize agriculture. उन्होंने also criticize किया जो landlords थे उनके conduct को, क्योंकि वो which was leading to the exploitation of the lower caste peasantry. ठीक है, तो बहुत ही डिटेल्ड सिस्टमैटिक क्रिटिसिज्म ऑफ एग्रेरियन पॉलिसीज, advocating for agricultural modernization, adoption of scientific methods, even talked about education, how it is necessary, modern education is necessary for the peasantry. Very very truly radical in that sense he was. ठीक है, बट जाहिर है कि we have to stay within the word limit, तो बहुत ही संक्षेप में, ब्रीफ में हमें हर पोर्शन को मेंशन करना है. Towards the end, we can say that something like, I can give you two alternative kinds of conclusions. One, you can talk about how Phule through his various writings and efforts strove for equality, dignity, rationality and social justice for the various marginalized communities and sections of the society in India. एक इस प्रकार का. दूसरा, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि Phule's pioneering efforts were later carried on by subsequent generations of reformers, right, in various fields. For example, B.R. Ambedkar carried on the torch of Dalit empowerment. Periyar criticized the caste system. Feminists, organizations and leaders, they carried on the torch of women empowerment. या जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन स्टेट ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने की कोशिश करी. ऑल ऑफ दिस, द फाउंडेशंस वर लेड बाय द राइटिंग्स एंड एफर्ट्स ऑफ फूले. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 18, विच इज how do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? I repeat, how do you account for the growing fast food industries given that there are increased health concerns in modern society? Illustrate your answer with the Indian experience. 15 marks का question है, 250 words में लिखना है. ये टॉपिक क्यों perhaps पूछा गया है? Not too long ago, very recently, the Honorable Prime Minister had raised this issue. He had talked about the problem of obesity, which is
assuming gigantic proportions in India. In that context, friends, the role of the fast food industry and health concerns becomes important. That is why keeping up with current affairs is very important for UPSC preparation. So friends, इस 18th question में introduction में we have to talk briefly about the fast food industry and its health impact. Introduction हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि the fast food industry continues to expand या grow at a very fast rate in India as well as globally, despite its widely acknowledged or despite its obvious adverse health impacts. उसके बाद हम, क्योंकि सीधा क्वेश्चन में सवाल पूछे, कारण पूछे, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्रीज, तो वी कैन गिव अ सब हेडिंग रीजंस फॉर द सेम, राइट, कि डिस्पाइट हेल्थ कंसर्न्स फास्ट फूड इंडस्ट्री क्यों ग्रो हो रही है. उसमें वी कैन टॉक अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन. तो अर्बनाइजेशन से क्या होता है, फैमिली न्यूक्लियराइजेशन होता है. जो ट्रेडिशनल लार्ज जॉइंट फैमिलीज होती हैं जिसमें माता पिता दादा दादी सब साथ एक रहते थे परिवार के, वो हटके अब न्यूक्लियर हाउस होल्ड्स हो रहे हैं. तो पहले कोई ना कोई घर पे अवेलेबल होता था कुकिंग करने के लिए, अब वो कठिन होता जा रहा है. बहुत सारे परिवार ऐसे डबल इनकम हाउस होल्ड्स हैं जहाँ पे बोथ द मैन एंड द वुमन आर वर्किंग एंड तो उसके वजह से खाना बनाने का समय नहीं है. सेकेंडली वी कैन लिंक इट टू इम्पॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस, क्योंकि इंक्रीज्ड करियर फोकस है, क्योंकि लोगों के एक फास्ट पेस लाइफ है, अटेंशन स्पैन्स हमारे कम हो रहे हैं, उसकी वजह से भी लोगों के पास पेशेंस नहीं है, टाइम डिवोट करने का नहीं है टू एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग. तीसरी हम चीज़ बात कर सकते हैं, एन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग बाय फास्ट फूड कंपनीज. तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दी ग्लोबल बेहेमॉथ्स मैकडोनल्ड्स की बात करें, आप देखेंगे कैसे वो इक्वेट करते हैं फास्ट फूड कंजम्पशन को विद हैप्पीनेस, है ना. तो जो उनका मैस्कॉट है वो बड़ा ही एक जोवियल सा, बच्चों को अट्रैक्ट करने वाला है. उनके जो कुछ फास्ट फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, दे आर ब्रांडेड एज हैप्पी मील्स, राइट. तो हैप्पीनेस, गुड टेस्ट, एन्जॉयमेंट के साथ उसको लिंक किया गया है, ठीक है. तो वो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है एंड ऑफ कोर्स उसको वो एक मैसिव एडवर्टाइजिंग बजट से प्रमोट करते हैं. चौथी चीज़ हम कह सकते हैं कि फास्ट फूड कंजम्पशन इसलिए भी बढ़ रहा है बिकॉज इट इज़ सीन एज समथिंग एस्पिरेशनल. बेसिकली क्या है, आज के दिन ये ट्रेंडी माना जाता है या एक साइन ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन माना जाता है. तो जब इंसान अपवर्डली मोबाइल होता है, यानी मैं अपना सोशल स्टेटस रेज करना चाहता हूँ, देन ये दिखाना बाकी लोगों को, समाज को, मेरे नेबर्स को, फ्रेंड्स को कि मैं फास्ट फूड कंज्यूम करता हूँ, दैट मेक्स मी मोर ट्रेंडी, फैशनेबल, वेस्टर्न, है ना. तो एक तरह का मेरा समाज में एक देयर इज अ राइज इन माय सोशल स्टेटस बिकॉज ऑफ फास्ट फूड कंजम्पशन. अनदर थिंग इज कि जो फास्ट फूड कॉरपोरेट्स हैं, मल्टीनेशनल्स हैं, दे आर वेरी वेरी अडेप्टिव इन द सेंस वो लोकलाइजेशन कर रही हैं. वो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को एज इट इज़ नहीं थ्रो कर रही हैं इंडियन मार्केट में या वर्ल्ड मार्केट्स में, वो उसको कस्टमाइज कर रही हैं टू द लोकल टेस्ट. फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स जो है वो मैक आलू टिक्की बर्गर लेके आया इंडिया के लिए और वो बहुत हिट हुआ. क्यों? यहाँ पे वो लोगों के टेस्ट को, रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ को सूट करता है. इसी तरह पिज़्ज़ा कंपनीज लाइक डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये लेके आई हैं से पनीर पिज़्ज़ा, है ना. तो क्योंकि ये इंडियन टेस्ट और क्विजीन के हिसाब से, तो एक लोकलाइजेशन का फिनोमेना है, उसकी वजह से इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और कंजम्पशन और बढ़ती है. एक और फैक्टर जो हम इसमें जोड़ सकते हैं, वन अनदर रीजन दैट इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एक्सपेंशन ऑफ फास्ट फूड इंडस्ट्री इज टेक्नोलॉजी. अब टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जैसे जोमेटो या स्विगी. ये भी क्या करते हैं, ये ऑर्डरिंग, ईटिंग फास्ट फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस ये ईजियर बनाते हैं, मोर कन्वीनियंट बनाते हैं, ठीक है. तो उसकी वजह से भी एक प्रमोट होता है फास्ट फूड कंजम्पशन. तो इन सब कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि फास्ट फूड इंडस्ट्री ग्रो कर रही है डिस्पाइट ऑब्वियस हेल्थ कंसर्न्स. इन अ सब्सिक्वेंट पैरा वी कैन टॉक अबाउट सम ऑफ द हेल्थ कंसर्न्स एसोसिएटेड विद फास्ट फूड कंजम्पशन. वी कैन से दैट फास्ट फूड consumption results in various
health adverse impacts on human health, including increasing obesity, nutritional deficiency, right, compulsive eating, unnecessary eating. ठीक है, और फिर कंक्लूडिंग पैरा जिसमें हम कहेंगे कि इन ऑर्डर टू एड्रेस these issues is required sustained increasing health and nutritional education, promoting healthy lifestyles and choices particularly among the youth, and better regulation of the fast food industry. ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगा फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 20, which says does tribal development in India center around two axes, those of displacement and of rehabilitation? Give your opinion. 15 मार्क्स 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है. तो ट्राइबल डेवलपमेंट को हमें लिंक करना है दो चीजों से. क्वेश्चन की डिमांड है डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन. ये क्वेश्चन जो है पर्टिकुलरली क्लियरली डायरेक्टली सोसाइटी रिलेटेड है, और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे, सोशियोलॉजी एंथ्रो ऑप्शनल वाले, वो इसको टैकल करने के लिए पर्टिकुलरली वेल इक्विप्ड होंगे. इन द इंट्रोडक्शन, और अगर आप नहीं भी हैं बाय द वे सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी बैकग्राउंड के, यू डोंट हैव टू वरी, देयर इज इनफ कंटेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल. In the introduction, you talk about how tribal development in India, what has been the broad trajectory of tribal development. So you say that tribal development in India has been carried out since independence using the approach of integration, guided by the tribal Panchsheel as outlined by Pandit Nehru. फिर while in theory, tribal Panchsheel or tribal development policy paid respect to tribal rights to land and to forests, in practice it has thrown up various concerns, including importantly regarding displacement and rehabilitation. ठीक है, तो इसको हमने पूरे क्वेश्चन से जोड़ दिया. फिर एक हमें दो सब हेडिंग्स या दो पार्ट्स में बात करेंगे, एक में डिस्प्लेसमेंट की, दूसरे में रिहैबिलिटेशन की. पहले करेंगे लेट अस से डिस्प्लेसमेंट की. टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, यू फर्स्ट लिंक इट टू लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. You say whenever large scale developmental projects are undertaken, such as building of multi-purpose dams, big dams, mining projects, industry, building or construction of highways and expressways, we find that often tribal populations are displaced in very large numbers. Millions of tribals in fact have been displaced. Dusra, when wildlife sanctuaries are established, tiger reserves are established, protected forests are declared, that also results in tribals being forcefully evicted from their traditional habitats. तीसरी बात हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का जो इम्पैक्ट है केवल लॉस ऑफ लैंड नहीं होता है बट मल्टी डायमेंशनल होता है. दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स रिजल्ट्स इन नॉट ओनली लॉस ऑफ और बीइंग divested of land ownership, but also results in poverty, loss of livelihood. It also results in loss of culture, because जो tribal way of life होता है that is intimately connected to their natural surroundings. ठीक है, तो उसका एक cultural and land alienation बड़ा ही massive impact होता है of displacement का. फिर बात करेंगे हम, सेकेंड हेडिंग देंगे rehabilitation की, जिसमें हम ये बताएंगे दैट गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस अ ब्रॉड rehabilitation and resettlement policy framework for the what are called as project affected persons. So whenever large scale developmental projects are undertaken, government ने put in place किया है framework of rehab and resettlement R&R policy. The problem is in its effective implementation. फिर उनके implementation challenges की हम बात करेंगे. For example, जो affected persons हैं, particularly tribals, they lack awareness. Secondly, जो project implementation होता है, that the whole design of the project is without any consultation or feedback from the affected communities. Thirdly, there is
The tribals lack skills to participate in the new economy. For example, अगर इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उनको इंडस्ट्री में जॉब्स अश्योर करती है गवर्नमेंट, बट उनके पास स्किल्स ही नहीं होते हैं या एजुकेशन नहीं होती है. कैश कंपोनेंट दिया जाता है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट के लिए, वो कैश कंपोनेंट ऑफन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में ब्लो अप हो जाता है. फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, डिलेज की बात कर सकते हैं, हाँ, या निग्लेक्ट की बात कर सकते हैं. ऑल ऑफ दीज रिजल्ट इन इनइफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज. ठीक है, फिर towards the conclusion we can say that, you know, while displacement and rehabilitation are important concerns regarding tribal development, these are not the only two, these are not the only axis around which tribal development operates. Holistic tribal development requires that they have, if you know, increased access to education and healthcare facilities. It requires their economic empowerment, for example through skills training. It requires safeguarding tribal rights and tribal identity. It, you know, ensuring that they can continue to practice their culture, and it requires a participatory developmental approach. कि tribals should not be seen as beneficiaries of government or, you know, state programs and policies, but active partners in their own development. तो इस तरीके से हम कुछ इस आंसर को टैकल कर सकते हैं. वंस अगेन फ्रेंड्स, माय ओवरऑल सजेशन एंड रिक्वेस्ट टू ऑल सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स विल बी कि सोसाइटी और सोशल इश्यूज को इम्पोर्टेंस दें और डेडिकेटेड टाइम एंड अटेंशन दें ड्यूरिंग प्रिपरेशन, सो दैट यू कैन टैकल दीज लिंकेजेस बिटवीन डिफरेंट टॉपिक्स एंड ग्रोइंग वेटेज है उसको हम अच्छे से एड्रेस कर पाएँ. डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बस एक कॉन्शियस एफर्ट देने की देर है. थैंक यू.